So next topic is DNA replication. Okay. DNA replication होता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्व का मतलब है हाफ पैरेंटल हाफ न्यूली फॉर्म। So that is semi conservative mode of DNA replication. सर अभी तक कुछ नहीं हुआ ना। नहीं बेटा, बस अभी आप लोग सर 5-6 लोग थे तो मुझे लगा अभी आप आए नहीं। अच्छा अच्छा। सब लोग सर 12 बजे आएंगे अभी लग रहा है। 12 मतलब पता नहीं, बट इतना नहीं वेट करते हैं, हम अपना काम शुरू करते हैं। आपकी भी क्लास यूजुअली होती है, मेरी भी होती है, तो फिर एक्सटेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मोड कहलाता है। सेमी कंजर्व में 2 स्ट्रैंड होंगे, मतलब जब आप एक नया डीएनए बनाएंगे तो इसका मतलब है कि इसमें जो 2 स्ट्रैंड बनेंगे उसमें से एक पैरेंटल होगा और एक नया होगा। तो जो नया डीएनए बनेगा मीन्स जो न्यू डीएनए है, अब सेम जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जब आप डीएनए लिखोगे तो मतलब डीएनए को एक मॉलिक्यूल मान के आप स्टडी करो। तो जब नया डीएनए का मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें जो 2 स्ट्रैंड आएंगे, 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड जो चेन्स आएंगी, इनमें से एक पैरेंटल होगी और उसके ऊपर एक कॉपी करके जो बनेगा वो न्यूली फॉर्म्ड होगा। अब जो नया डीएनए बनेगा वो आप कह सकते हो कि वो डॉटर डीएनए है। मतलब जो डॉटर डीएनए में डीएनए के एक मॉलिक्यूल में जो 2 स्ट्रैंड लेके आओगे वो एक पैरेंटल और एक न्यूली फॉर्म बनेगा। क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना उसमें आपको डीएनए और डीएनए स्ट्रैंड और डीएनए चेन ऐसे क्वेश्चंस को लेके फिर आप बहुत ज्यादा रिजिड मत होइए उनकी लिटरल लैंग्वेज पे कि सर इसमें क्या कहा गया है। आपको ये हमेशा याद रखना है डीएनए मतलब एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है और डीएनए आपको डबल स्टैंडर्ड ही मान के चलना है जब तक आपसे कहा ना जाए कि वो सिंगल स्टैंडर्ड। पहली चीज तो 99% आपका डीएनए डबल स्टैंडर्ड हो गया। तो डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड है दैट इज कंसिडर्ड एज वन मॉलिक्यूल। और जैसा हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा, टू चेन रनिंग एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो एक डीएनए के मॉलिक्यूल में जो 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स यानी डीएनए की पॉली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन्स आएंगी, उसमें से एक डीएनए का जो स्ट्रैंड है, जो एक चेन है, वो पैरेंटल है और एक नई बनती है। तो ये लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं करना है। और ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन है ये किस चीज पे बेस्ड है, तो पूरी तरीके से ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल होता है ये उस चीज पे बेस्ड है। सो दिस इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंटरिटी
बेस पेयरिंग रूल। कॉम्प्लीमेंटरिटी बेस पेयरिंग रूल मींस एटीजीसी एज यूजुअल। एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ए की पेयरिंग टी के साथ वाइस वर्सा, सी की पेयरिंग जी के साथ वाइस वर्सा। तो इसी चीज पे बेस्ड डीएनए का रेप्लिकेशन आपको लेना है। और डीएनए कैसा रेप्लिकेट होता है? सेमी कंजर्वेटिव मोड में रेप्लिकेट होता है। अब इसमें अलग अलग हेडिंग है। सबसे पहली बात आती है कि इसको प्रूव कैसे करेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो सबसे पहली चीज आती है द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। फॉर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव करेंगे कि डीएनए ऐसा ही रेप्लिकेट करता है। कैसे? इसके लिए जो पहला एक्सपेरिमेंट दिया है वो है मेसल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट। सो दिस इज मेसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, जो प्रूव करता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। जो भी एक्सपेरिमेंट है दैट इज फॉर सेमी कंजर्वेटिव, शुरू में ही लिखा हुआ है। जैसे आप अपनी बुक में देखो तो एक इटैलिक में लाइन आपको मिलेगी, वहां पे एक वर्ड लिखा है अनइक्विवोकल प्रूफ, मतलब विदाउट एनी डाउट, बिना बोलने के तरीके से ही पता चल जाए। तो जब वॉटसन एंड क्रिक ने अपना मॉडल दिया था, डबल हेलिकल मॉडल, तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था, वही स्टेटमेंट आपकी बुक में दिया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर दे रहे हैं तो हम ये नहीं बता सकते कि डीएनए में जो रेप्लिकेशन होगा, जब एक नया डीएनए बनेगा तो कैसे बनेगा। क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि एडेनिन के सामने थाइमीन आना है, ग्वानिन के सामने साइटोसिन आना है, तो अगर आपको किसी एक स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस पता है तो करस्पॉन्डिंग टू दैट उसके जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड पे बेस सीक्वेंस आएगा वो आप पता कर सकते हो। अगर ये फिक्स हो गया कि एडेनिन के सामने थाइमीन, थाइमीन के सामने एडेनिन ही आएगा, तो मैं आपको एक स्टैंड का दे दूं तो आप अपोजिट स्टैंड का खुद ही लिख लोगे। लेकिन फिर भी उसकी मैकेनिज्म को लेके एक्सपेरिमेंट वॉटसन एंड क्रिक ने कुछ नहीं किया। जो एक्सपेरिमेंट था वो मेसल्सन एंड स्टाल ने किया, और उनका एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आप पढ़। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इकोलाई पे किया था सेम। अधिकतर जो पूरे चैप्टर में आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे मैंने अभी कहा था, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, सब प्रोकैरियोट के पढ़ने हैं। क्योंकि आप बैक्टीरिया का पढ़ोगे, इकोलाई के रिस्पेक्ट में ही अधिकतर चीजें दी गई हैं, वही हमारे काम का है। यूकैरियोट का तो और कॉम्प्लेक्स टाइप का है, तो कुछ जगह पे मेंशन है यूकैरियोट, अदरवाइज आपका जो भी टॉपिक है वो पूरा का पूरा चैप्टर ही प्रोकैरियोटिक को रेफरेंस में लेके है। सो ई कोलाई पे ही काम मेसल्सन एंड स्टाल ने भी किया। एक फर्क ये था कि इन्होंने भी आइसोटोप्स को यूज किया नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन नॉर्मली N14 होता है, नाइट्रोजन का आइसोटोप बनाओगे तो वो N15 आएगा। बट ये एक डिफरेंस है, नीट में फोकस करके इस चीज को पूछा गया कि नाइट्रोजन का जो आइसोटोप है वो कैसा है। तो जैसे अभी आपने फास्फोरस और सल्फर के पढ़े थे, वो रेडियो आइसोटोप थे क्योंकि वो रेडियो एक्टिविटी से मेजर किए जा सकते हैं। नाइट्रोजन का जो आइसोटोप है वो हैवी आइसोटोप है, मास के बेस पे अलग होगा। तो यहाँ पे एक वर्ड ये आ गया कि एवरी टाइम आइसोटोप्स का मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स नहीं है। कुछ हैवी आइसोटोप्स होते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो। तो नाइट्रोजन का जो आइसोटोप है N15 वो कैसा है? हैवी है। और अगर आइसोटोप हैवी है तो अलग कैसे करोगे? बाई सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि मास के बेस पे सेपरेशन करना हो तो सेंट्रीफ्यूगेशन से ही कर, जैसे भी बैक्टीरियोफेज एप्लीकेशन में किया। तो मेसल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट क्या है? इन्होंने काम किया, दे वर्कड ऑन इकोलाई, सेम बैक्टीरिया लेना है, इश्चेरिशिया कोलाई, इन्होंने काम ई कोलाई पे ही किया। ई कोलाई पे काम करके इन्होंने ग्रो कहाँ किया? ग्रोइंग ऑन एक कल्चर मीडियम, एक ऐसे मीडियम पे ग्रो कराया जिसमें नाइट्रोजन हैवी है, विद
हैवी नाइट्रोजन। अब हैवी नाइट्रोजन क्या है? N15। N14 की जगह क्या आएगा? N15 है। और इसका जो सॉल्ट लिया उन्होंने वो क्या लिया? अमोनियम क्लोराइड। तो NH4Cl में जो N है वो 15 है, N15H4Cl। तो एक तो ये याद रखना है कि सॉल्ट जो लिया गया नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो है अमोनियम क्लोराइड, जिसमें नाइट्रोजन को नॉर्मल की जगह हैवी लिया गया, N14 की जगह N15 लिया गया। और जो टेक्निक कहलाती है, जब इसको आप सेपरेशन करोगे, जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे, सो सेंट्रीफ्यूगेशन की भी अलग अलग टेक्निक है। यहाँ कौन सी टेक्निक यूज की गई? दैट इज कॉल्ड सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। एक टेक्निक का नाम है कि इन्होंने इकोलाई पे काम किया। इकोलाई को ऐसे मीडियम पे ग्रो कराया है जो हैवी नाइट्रोजन के साथ है, जिसमें सॉल्ट NH4Cl है। और जो टेक्निक यूज की गई है, जैसे वहां रेडियो आइसोटोप था, वैसे यहाँ पे इसकी वजह से जो टेक्निक है वो है सीजियम क्लोराइड CaCl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये टेक्निक भी पूछी गई है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ये नाम भी याद रखिए। अब इसको समझने की कोशिश करो कि ये काम कैसे किया जाएगा, ये टेक्निक में है क्या। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मान लीजिए एक कल्चर प्लेट ली एज यूजुअल। इसमें एक कल्चर मीडियम है। इस कल्चर मीडियम में जो NH4Cl है वो 15 वाला है, N15 NH4Cl लिया है ना। अब जब ऐसे मीडियम में आप कोलाई को ग्रो कराओगे, कोलाई 20 मिनट में अपने आप मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो जब हम कोलाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिनट में एक जनरेशन आ जाएगी। अगर आप 20-25 घंटे के लिए छोड़ दिया, एक दिन के लिए भी छोड़ दिया, 24 घंटे के लिए भी, तो यहाँ पे जितने भी कोलाई होंगे सबका DNA कैसा हो जाएगा? N15 वाला बन जाएगा। उस DNA में जो दो स्ट्रैंड आएंगे, जो दो पॉलीडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन आएंगी, वो कैसी हो जाएंगी? वो हैवी हो जाएंगी। तो यहाँ जो कोलाई है, इसमें जितना भी DNA आएगा वो कैसा होगा? हैवी DNA। हैवी DNA को आप कैसे लिखोगे? इट इज रिटन एज N15 N15। दो चेन होती हैं DNA में, तो एक का भी N15 है, दूसरे में भी जो नाइट्रोजनस बेस में जा रही है वो N15। ठीक है, इसे मान लेते हैं ये A। अभी मैं टेस्ट ट्यूब में भी बना के दिखाऊंगा। तो ये कैपिटल A एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। ये क्लियर है? क्योंकि जैसा इकोलाई को मीडियम दोगे वैसा वो अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेगा। तो अगर इकोलाई को ऐसे मीडियम में ग्रो कराया गया जहाँ पे नाइट्रोजन का जो सॉल्ट है NH4Cl वो हैवी वाला है, तो आने वाले इकोलाई जो बनेंगे वो हैवी वाले ही बनेंगे। और आपने 24 घंटे के लिए छोड़ दिया तो सारा का सारा इकोलाई का DNA कैसा हो चुका होगा? जितने भी इकोलाई इस कल्चर मीडियम में होंगे सब कैसे हो चुके हैं? वो N15 वाले हो गए। इसको हमने हैवी DNA बोल दिया। डबल स्टैंडर्ड होता है तो इसलिए दो बार N लिखा है। 15-15 है तो 15-15 लिखा। अब यहां से एक इकोलाई को लेके फ्रेश कल्चर मीडियम में ले जाते हैं, जिसमें NH4Cl नॉर्मल होगा, N14 वाला होगा, वो हैवी वाला नहीं। मान लीजिए आपने इकोलाई दिया, यहाँ पे जो कल्चर मीडियम में अमोनियम क्लोराइड है वो कैसा है? 14 है, नॉर्मल कल्चर मीडियम है। सर एक मिनट पीछे करना। डन सर, डन। ये नॉर्मल कल्चर मीडियम है।
अब मान लीजिए आपने क्या किया, इसमें ई कोलाई को डाला पहले, है ना, एरो अंदर की तरफ बना, यहाँ पे आपने ई कोलाई को डाला। ये ई कोलाई कैसा है, हैवी वाला है, N15 डीएनए वाला है, जो पीछे के एक्सपेरिमेंट से लिया, वो ई कोलाई आपने इसमें डाला। अब ई कोलाई में आप जब डालोगे तो ये डालने के बाद 20 मिनट में ई कोलाई डिवाइड कर देते हैं। तो आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट ई कोलाई का जनरेशन टाइम है बैक्टीरिया का, 20 मिनट में बाइनरी फिशन कंप्लीट हो जाता है, कभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में करा है। तो आफ्टर 20 मिनट्स ये क्या है, 20 मिनट्स क्या कहलाएगा, ये जनरेशन टाइम, या इसको आप 1 साइकिल मान सकते हो, एक बैक्टीरिया की साइकिल पूरी होगी। तो 20 मिनट के बाद आप देख लीजिए, फिर इसके बाद आप यहाँ से जो लोगे वो बी, अभी मैं टेस्ट ट्यूब में बना के दिखा दूंगा, बी आ जाएगा। फिर इसके 20 मिनट के बाद आप लो इसी में से, अगेन आफ्टर 20 मिनट्स, इसके 20 मिनट है तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, टोटल 40 मिनट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 जनरेशन हो गई। फिर आप चाहे तो एक लेंगे 1 घंटे के बाद, तो 20-20 मिनट के 3 स्लॉट हो गए, तो थर्ड जनरेशन, एंड सो ऑन। अब यहाँ से जो आपको मिलेगा वो आप देख सकते हो, मान लीजिए यहाँ से आपको सी मिल गया। अब ये एबीसी क्या है, ए पीछे पेज पे लिखा था, बीसी है आपके सामने। इनको आपके बुक में टेस्ट ट्यूब्स की फॉर्म में बना के दिया गया। मान लीजिए मैं 3 टेस्ट ट्यूब बना लेता हूँ, तीनों को सेम लेवल पे रखना है क्योंकि ये बैंड्स की विड्थ को शो करते हैं, है ना। तो मैं ये एक लेवल डिसाइड कर लेता हूँ। ये हमारे टेस्ट ट्यूब के लेवल आ जाएंगे यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, हमने एक दिया। जब ये ए टेस्ट ट्यूब को आप स्टडी करोगे, फर्स्ट वाली जो पिछले पेज पे, जिसमें आपने यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन है, सीजियम क्लोराइड की अलग अलग डेंसिटी ले लोगे और उसका एक ग्रेडियंट बना दोगे, लाइक 10, 8, 9, सॉरी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे। ऊपर डेंसिटी सबसे ज्यादा है, नीचे डेंसिटी कम है, या नीचे सबसे ज्यादा डेंसिटी कर लो, ऊपर सबसे कम कर लो, जैसा भी है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, आपको डेंसिटी का ग्रेडियंट बनाना है। ग्रेडियंट का मतलब है जहाँ पे सीरीज में कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा होती जाए। कॉन्सेंट्रेशन की जगह यहाँ क्या ले रहे हैं, डेंसिटी ले रहे हैं, मतलब जो पैरामीटर होगा वो सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी को ले। अब जैसे ही इसमें मान लीजिए ए टेस्ट ट्यूब से आपने ई कोलाई को लेके सेंट्रिफ्यूगेशन किया, तो जहां पे ई कोलाई का डीएनए यानी N15 सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी से बराबर हो जाएगा, मैच कर जाएगा, वहां पे आपका बैंड आ जाएगा। तो ये बैंड एक्चुअली नीचे आता है क्योंकि डीएनए हैवी होगा, हैवी आइसोटोप है तो डीएनए हैवी हो जाएगा। तो डीएनए हैवी हो जाएगा तो मान लीजिए कि यहाँ पे सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी और हैवी डीएनए की डेंसिटी दोनों बराबर हो गई। तो यहाँ पे एक बैंड नजर आ गया, दिस इज N15 ये कैसा बैंड है, N15 यानी हैवी डीएनए वाला बैंड बन के तैयार हो। तो ये हैवी डीएनए, इसको नाम दे दिया गया हैवी बैंड, इसका बॉटम पे ये एक टेस्ट ट्यूब जो पिछले एक्सपेरिमेंट से। अब हमने क्या किया था, इसमें से ई कोलाई को निकाल के एक फ्रेश कल्चर मीडियम पे डाला जो ऊपर बना हुआ है। ई कोलाई को N15 को निकाल के फ्रेश में डाला जिसमें NH4Cl नॉर्मल है, और डालने के 20 मिनट के बाद हम इसका सेंट्रिफ्यूगेशन करेंगे, एक साइकिल के बाद। तो जब आप एक साइकिल के बाद करेंगे तो टेस्ट ट्यूब आपको सेम लेवल पे रखनी है। तो जब आप इसको 20 मिनट्स मतलब 1 जनरेशन, तो जब 20 मिनट्स के बाद स्टडी करोगे तो क्या होगा, एक्चुअली बैंड यहाँ आना चाहिए अगर डीएनए नॉर्मल होता तो, लेकिन यहाँ नहीं आया। ये कहाँ पे आया, ये बीच में आया, ये बैंड जो है वो यहाँ आ गया। फिर जब 20 मिनट के बाद देखा गया, सी टेस्ट ट्यूब, ये बी टेस्ट ट्यूब हो गई। फिर एक तीसरी टेस्ट ट्यूब में देखा गया, तो जो बैंड आया वो यहाँ ऊपर आ गया, लाइट डेंसिटी आ गई।
और ये बैंड सेम रहा। ये इन दोनों के बीच की है, तो ये क्या कहलाती है? ये है इंटरमीडिएट या हाइब्रिड डेंसिटी बैंड। ये आया था N15 और N14, एक हैवी और एक नॉर्मल। तो इंटरमीडिएट या हाइब्रिड डीएनए कहलाएगा। और यहां ये तो हाइब्रिड है, N15 N14, और ये लाइट बैंड है क्योंकि लाइट डेंसिटी है, लाइट डीएनए कहलाएगा N14 N14। थर्ड जनरेशन पे अगेन आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ दिस, और यहां से ले रहे हो तो 40 मिनट्स है ना, तो अगर हम स्टार्टिंग से लें तो आफ्टर 40 मिनट्स, ये यहां से लोगे तो 40 मिनट के बाद, फिर इसके 1 घंटे, यहां से 1 घंटे के बाद, मतलब तीसरी जनरेशन है। तो इस तरीके से आपके ये वाला आपको कभी नहीं मिलेगा आगे, ये और ये मिलते जाएंगे। जब एक्सपेरिमेंट लंबे टाइम तक जाएगा तो इसकी जो विड्थ है वो बैंड की धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। ये जो बैंड है वो यहीं पे आपको ऐसा दिखाई देता है। हमने सिर्फ 1 घंटे में 3 टेस्ट ट्यूब मिल गई, 0, 20, 40, फिर आप चाहें तो 60 पे ले सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये मिल जाए। यहां से प्रूव होता है कि ये सेमी कंजर्वेटिव है। कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्या था कि अब आप इसको डीएनए के तरीके से बनाए कि ये जो डीएनए है ये कैसा है, ये डबल स्टैंडर्ड है, तो ये डीएनए ऐसे होगा। तो N15 N15 दोनों स्टैंड कैसे हैं, N15 N15। ठीक है। 20 मिनट के बाद क्या हो रहा है, 20 मिनट के बाद ये डीएनए खुलेगा। तो जब ये डीएनए ओपन होगा लाइक दिस, तो ये तो खुल गया। अब जो इस पे नए नाइट्रोजनस बेस आएंगे वो नॉर्मल से आएंगे, क्योंकि हमने 20 मिनट के बाद इसको नॉर्मल मीडियम पे ग्रो कराया है। नॉर्मल मीडियम कैसा है, N14 वाला है। तो जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा वो बनेगा N14 का। ऐसे इस पे जो नया बनेगा वो है N14, और पुराना वाला रहेगा हमेशा N15 N15। तो एक्चुअली यहाँ पे जो बैंड आ गया वो कैसा हो गया, N15, और यहाँ से नया एक स्ट्रैंड जुड़ गया N14, तो ये हाइब्रिड हो गया। जबकि यहाँ पे बैंड कैसा था, N15 N15 हैवी। अब इसके बाद जब बनेंगे तो क्या होगा, इसके बाद अब ये पूरा डीएनए है, ये डीएनए, ये सब खुलेंगे। तो यहाँ के हिसाब से क्या होगा, ये डीएनए ऐसे, ये डीएनए ऐसे। अब मान लीजिए यहाँ पे ये डीएनए था, ये ओपन हो गया। यहाँ पे ये डीएनए था, ये ओपन हो गया। यहाँ पे ये अलग हो गया, यहाँ पे ये अलग हो गया। अब क्या बनेगा, अब इस पे नया बनेगा। तो नया तो आप नॉर्मल मीडियम में ही ग्रो कर रहे हो, तो इस पे जो नया बनेगा वो ये, इस पे जो नया बनेगा वो ये, इस पे जो नया बनेगा वो ये, इस पे जो नया बनेगा वो ये। तो ये हुआ N14 N14, ये हुआ N14 N14, इसमें N14 है, इसमें भी N14 है, बट एक 15 वाला भी है, ब्लू लाइन, एक इसमें भी 15 वाला है। तो बैंड दो आएंगे, एक N14 N15 का आएगा और एक N14 N14 का आएगा। तो लाइट और हाइब्रिड दोनों मिल गए आपको इसमें। अब इसके बाद खोलोगे तो ये बढ़ते जाएंगे क्योंकि आप नॉर्मल मीडियम में ग्रो करा रहे हो। तो एवरी टाइम N14 आता जाएगा और उनका मास बढ़ता जाएगा। ये N15 तो शुरू से एक बार था, वही लास्ट तक रहेगा चाहे जितना भी कर। होगा ये कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये नेग्लेजिबल हो जाए। तो जब नेग्लेजिबल हो जाएगा तो इग्नोर कर सकते हो, बट हाँ टाइम स्लॉट के हिसाब से देखोगे तो फर्स्ट जनरेशन में आपको ये डेंसिटी मिलेगी, सेकंड जनरेशन में ये, थर्ड जनरेशन में ये, इस तरीके से कर सकते
सर थोड़ा सा लेफ्ट करना। ठीक है, ये लो लेफ्ट। मार्जिन थोड़ा सा बाहर जा रहा है, बट अभी आप लेफ्ट राइट करके बना लो। मैं आपको ओके जब सर, हो पीडीएफ गया। भेज दूंगा तो टैली कर दीजिए। ऊपर वाला डायग्राम तो एनसीईआरटी का ही है, नीचे वाला बस आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया। हो गया बेटा? डन सर। ठीक है। सो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिससे प्रूव हो गया कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि अगर 3 साइकिल तक मान लीजिए नॉर्मल इकोलाई को किसी हैवी में रखा गया या हैवी इकोलाई को नॉर्मल में रखा गया, तो 3 जनरेशन के बाद पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, तो वो सब आपको कैलकुलेट करना है। जैसे अगर मैं इसी सेटअप को बोलूं तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक ई कोलाई जिसमें हैवी डीएनए है यानी N15 इसको 3 जनरेशन तक नॉर्मल मीडियम में ग्रो कराया गया। मैंने यहाँ पे एक जनरेशन बनाई है, दूसरी बनाई है, पूछा आपसे गया है 3rd जनरेशन तक। तो 3rd जनरेशन तक इसको नॉर्मल मीडियम में ग्रो कराया। तो 3rd जनरेशन के बाद what will be the probability of heavy strand after 3rd generation in E. coli? बताओ, हैवी स्ट्रैंड की प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी 3 जनरेशन के बाद, अगर नॉर्मल मीडियम में ग्रो कराया गया है तो। जैसा ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन जाएगा। बोलो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। एआईपीएमटी का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका जैसे ये पूरा सेटअप बना हुआ है जो भी आपने पढ़ा, इस सेटअप में क्या खास बात है कि हमने एक हैवी डीएनए वाला ई कोलाई लिया, N15 ई कोलाई है। स्टेटमेंट में मान लीजिए इफ ई कोलाई हैविंग हैवी डीएनए स्ट्रैंड, ब्रैकेट में लिखा है N15 इज ग्रोन इनटू ए नॉर्मल मीडियम, जैसे आपने N14 वाला बनाया, फॉर 3 जनरेशन। 3 जनरेशन लेनी है, 20-20 मिनट्स की 3 जनरेशन। देन what will be the probability of heavy strand, that is N15, in E. coli after 3 generation? What will be the probability of heavy strand in E. coli? Sir, 2:16. 2:16. 7:1. 2:8. सर 2:8. 2:16 यानी 1/8 मान लो। 7:1. 7:1 कैसे आएगा बेटा? 7:1 प्रोबेबिलिटी थोड़ी आएगी। तो प्रोबेबिलिटी को 25%। परसेंट में बताओ या परसेंट में बता 25%। दो या फिर। ठीक है,
या तो परसेंट में आएगी या फिर ऑब्लिक में, मतलब पार्ट में आएगी। रेशियो तो ना पूछा गया है। 50% है। सर सर मुझे टू लगा आपने बाई एट रेशो कोई बात नहीं, आप प्रोबेबिलिटी में बताइए, आइदर इन परसेंटेज और इन टर्म्स ऑफ पार्ट वैल्यू। जैसे अभी फिफ्टी किसी ने बोला परसेंट 25%, किसी ने बोला 2/16, 2/16 को मैं 1/8 मान लेता हूँ। और कोई आंसर? सर 2/8। 2/8 यानी 1/4 हो गया। और कोई सर आंसर? 50% हो सकता है। 50% 1/2 हो गया। ये तो चार ऑप्शन हो गए जो एक्चुअली दिए गए थे, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। ये क्वेश्चन के चार ऑप्शन। तो 1/4 यानी 25%, और सी को परसेंट में भी लिख सकते हो। आएगा क्या आंसर? आंसर आएगा जो सबसे पहले बोला था, 2/16, 1/8। अब सोचो कि आपके अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, फिर मैं बताता हूँ कि क्यों 1/8 या 2/16। पहले तो ये होता है ना, यूजुअली बायो के क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरी भी टेंडेंसी यही होती थी कि क्वेश्चन देख के मुझे समझ में आता था, आंसर देख के, कि मैंने कहाँ गलती कर दी। किसी को कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। कई बार ऐसा भी होता था कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि मैंने गलती कहाँ की, तब मुझे सर की जरूरत थी, अपने टीचर की, कि मैंने कहाँ गलती। यहाँ से देखो, ये ऑलरेडी बना बनाया है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया कि इफ एन ई कोलाई हैविंग N15 इज ग्रोन इन नॉर्मल मीडियम फॉर 3 जनरेशन, मैंने यहाँ 2 जनरेशन बनाई है, उसमें 3 जनरेशन के बाद, और पूछा गया कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ N15 स्ट्रैंड। तो N15 स्ट्रैंड की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है आफ्टर 3 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? अगर आप स्टैंड पूछा गया तो 1 2 3 4 चार स्टैंड बन रहे हैं, चार में से 2 N15 है और 2 N14 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 2/4 यानी 1/2, यानी 50% तो यहाँ हुआ। फिर सेकंड जनरेशन में कितने हैं? 8 स्टैंड बन रहे हैं, जिसमें से 6, 1 2 3 4 5 6, ये रेड वाले जो लिखे हैं वो N14 है, 2 वाले जो है ब्लू है। तो ये कितना हो गया? 6/8 हो गया, है ना? तो 6/8 आपको रेड मिल गया और 2/8 आपको मिल गया ब्लू, यानी N15। 2/8 यानी 1/4, यानी 25% तो सेकंड जनरेशन। इसके बाद अगली जनरेशन जाएगी तो 8 से कितने बनेंगे स्टैंड? 16। 16 में से, क्योंकि N14 वाले ही सारे आ रहे हैं, तो 16 में से जो 14 स्टैंड होंगे वो तो रेड होंगे, केवल ये जो ब्लू लाइन है, ये जिसमें भी जाएंगी वो केवल हैवी होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2/16, 2/16 यानी 1/8, 1/8 यानी 12.5%। भाई हर बार नया जो आएगा वो नॉर्मल आएगा, क्योंकि आपने बैक्टीरिया को नॉर्मल में रखा हुआ है। केवल हैवी वो रहेगा जो शुरू से उसके पास था, और एवरी जनरेशन ये 50% कम होता जा रहा है। यहाँ 100 था, यहाँ 50 रह गया, यहाँ 25 रह गया, इसके आगे 12.5 आएगा, उसके आगे 6.25 आएगा, उसके आगे आप उसका भी हाफ करके लिख सकते। तो 3 जनरेशन के बाद कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी 1/8 या 2/16 या 12.5%। अगर रेशियो आता तो आप कहते हैं 14:16, या उसको जैसे लिखना चाहो 7:1 लिख देते। ओके, अब इसको आप जैसे चाहे, इस एक क्वेश्चन को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से चेंज कर लीजिए, आप उसे कैलकुलेट कर पाएंगे। अनदर एक्सपेरिमेंट जो इन्हीं बातों को प्रूव करता है कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट? इसमें एक एक्सपेरिमेंट, जैसे इकोलाई है, इकोलाई तो बैक्टीरिया हो गया, तो लोगों के माइंड में आया कि मेसेल्सन एंड स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट है वो तो प्रोकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, हो सकता है यूकैरियोट का कुछ अलग होता हो। तो अब यूकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन भी सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये किसने प्रूव किया? ये प्रूव किया टेलर ने। तो जो सेकंड नाम आएगा वो टेलर के एक्सपेरिमेंट, टेलर्स एक्सपेरिमेंट। इन्होंने काम किया, एक प्लांट है पीसिया फाबा, वर्क ऑन पीसिया फाबा। किस फैमिली का है? ये 1958 की बात, पीसिया फाबा
फैबेसी फैमिली है ना, फैबेसी में जो नाम दिया गया फैबेसी वो बीसिया फाबा, बाकला, जो एज ए वेजिटेबल भी हम यूज करते हैं, ब्रॉड बीन कहते हैं। तो ये यूकैरियोट हो गया बेसिकली। ई कोलाई अगर प्रोकैरियोट है तो प्लांट का मतलब यूकैरियोट। तो इन्होंने बीसिया फाबा पे काम करके प्रूव किया सेमी कंजर्वेटिव। यहाँ टेक्निक क्या थी? ही यूज्ड अगेन बैक टू रेडियो आइसोटोप। अब रेडियो आइसोटोप किसको दोगे बताओ? रेडियो आइसोटोप अगर देना है तो रेडियो एक्टिविटी किस एलिमेंट को दी जाए? डीएनए में तो बहुत कुछ है, तो डीएनए में एग्जैक्टली आप रेडियो आइसोटोप कहाँ इंसर्ट करोगे? शुगर में, फॉस्फेट में, या नाइट्रोजनस बेस में? या नाइट्रोजनस बेस भी है तो कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? शुगर और फॉस्फेट तो एक ही होते हैं। फॉस्फेट। फॉस्फेट में बेटा नाइट्रोजन बेस। ठीक है, अगर हम फॉस्फेट में मान लीजिए ऐड करते, तो फॉस्फेट में ऐड का अगर रेडियो आइसोटोप आप बीसीएफआई एक प्लांट को रेडियो आइसोटोप का ट्रीटमेंट देते, तो उस फॉस्फेट उसके डीएनए के साथ साथ तो आरएनए में भी चली जाती। फिर जब आप रीड करते तो आपके रिजल्ट मिस इंटरप्रेट होते। फॉस्फेट तो आरएनए में भी आएगा ना। थाइमीन। हाँ, तो बेस को ऐड नाइट्रोजनस बेस में करेंगे। भी हम, हाँ, ऐड आइसोटोप तो देना पड़ेगा ना, नेचर में तो ना कहीं आइसोटोप है, आप लैब में आइसोटोप दोगे तो बनने वाला डीएनए आप रेडियो एक्टिविटी से मेजर कर पाओगे कि आइसोटोप दिया तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ है। अब बात यह है कि आइसोटोप अगर दे रहे हैं आप किसी चीज का भी, तो किस में देंगे? अब डीएनए में तो तीन चीजें हैं, शुगर है, फॉस्फेट है और बेस है। फॉस्फेट को दोगे तो दोनों में जाएगा आरएनए डीएनए में, शुगर को दोगे तो दोनों में जाएगा आरएनए डीएनए, अगर नाइट्रोजनस बेस को देंगे तो भी दोनों में जाएगा। लेकिन अगर केवल थाइमीन को दोगे तो थाइमीन सिर्फ डीएनए में होता है, आरएनए में होता नहीं, और उसके अलावा भी थाइमीन पूरे सेल में कहीं नहीं होता। जो थाइमीन है THYMINE, वो थाइमीन केवल कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ डीएनए में एज ए नाइट्रोजनस बेस। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, प्रोटीन्स या किसी भी एल्कलॉइड या किसी भी और कंपाउंड में थाइमीन का कोई रोल नहीं होता। थाइमीन इज ओनली इन डीएनए। तो इसलिए इन्होंने थाइमीन, और थाइमीन में फिर इन्होंने आइसोटोप किसको दोगे? थाइमीन किससे बनेगा? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चार चीजें होंगी। तो इसमें भी हम थाइमीन किस, अब इन सब में आइसोटोप कौन सा चूज किया? तो उन्होंने हाइड्रोजन का 1H3, जैसे हाइड्रोजन आप 1H1 पढ़ते हो, इन्होंने ट्राइकेटेड थाइमिडीन को यूज किया, 1H3 TDR लिखा गया। सो यूजिंग रेडियो आइसोटोप, आइसोटोपिक थाइमीन। और ये रेडियो आइसोटोपिक थाइमीन क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं ट्राइटिएटेड थाइमीन। इसको लिखते हैं 1H3 स्मॉल टी DR, ये लिखने का तरीका। हाइड्रोजन जैसे 1H1 होता है तो ये ट्राइटेटेड है, 1H3 है, TDR थाइमिडीन। और फिर ये क्योंकि रेडियो है तो टेक्निक आपकी सेम, ऑटो रेडियोग्राफी। तो टेलर के ऑटो रेडियोग्राफिक एक्सपेरिमेंट थे, जैसे मेसेल्सन एंड स्टाल का सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। मेसेल्सन स्टाल ने ई कोलाई को चूज किया, सो प्रोकैरियोट का हो गया। टेलर ने बीसिया फाबा को चूज किया तो यूकैरियोट का हो गया। मेसेल्सन स्टाल ने हैवी आइसोटोप लिया था S N15H4Cl। टेलर ने ट्राइकेटेड थाइमिडीन को लिया S1H3 TDR। रिजल्ट वही आएंगे, मतलब जहां जहां पे आपने हैवी आइसोटोप में जैसे ग्रो कराया, सॉरी, हाँ, N15 में, उसी तरीके से बीसिया फावा को जब आप प्लांट को ग्रो कराओगे मिट्टी में, तो उस और पानी में जो उसे मिनरल्स दोगे, उस मिनरल्स में थाइमिडीन आपको ये वाली देंगे। और फिर ऑटो रेडियोग्राफी से आप मेजर कर लो कि आने वाले बीसिया फावा की जनरेशन कैसी कैसी है। रूट टिप में माइटोसिस हो रही है तो रूट टिप में बनने वाली जो सेल्स हैं, टीलोफेज के बाद जो सेल्स दिखाई दे रही, उनमें चेक कर लिया गया तो पता चला कि एक पेरेंटल है और एक नया। तो उससे फिर हमें कंफर्म हो गया कि सेमी कंजर्वेटिव ये कहलाता है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में। तीसरा, बाय द कॉस्ट, बुक में तो नहीं है,
लेकिन अगर ये वाली टेक्निक बैक्टीरिया में यूज कर दी जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्राइटेटेड थाइमिडीन ऑटो रेडियोग्राफी को ई कोलाई में यूज कर ले, वो भी करके देखा गया, रिजल्ट तब भी सेम आएगा, है ना। ये नाम आपकी बुक में नहीं है, बट ये भी करके देखा गया, है ना। क्रेंस के एक्सपेरिमेंट है। इनके भी ऑटो रेडियोग्राफिक एक्सपेरिमेंट, ऑटोग्राफिक एक्सपेरिमेंट यूजिंग 1H3 TDR इन ई कोलाई। तो प्रोकैरियोट में वो टेक्निक जो यूकैरियोट में यूज की गई, रिजल्ट तब भी सब यही प्रूव करते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता कैसे। अब बात आती है कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो आपकी बुक में एक हेडिंग दी है, सब हेडिंग बेसिकली मशीनरी एंड एंजाइम, कि डीएनए का रेप्लिकेट करने के लिए क्या क्या मशीनरी चाहिए और उसमें कौन कौन से एंजाइम्स का रोल है। मशीनरी एंड एंजाइम करके पैराग्राफ। तो नेक्स्ट सब हेडिंग बुक में दी मशीनरी एंड एंजाइम। ये एनसीईआरटी में नहीं है, क्रेन्स के एक्सपेरिमेंट अभी तक आपने जो भी पढ़ा सब एनसीईआरटी में। मशीनरी एंड एंजाइम क्या है? सबसे पहले सबसे मेन एंजाइम जो डीएनए का रेप्लिकेशन कॉज करता है, वो मेन एंजाइम क्या है? दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। अब क्योंकि डीएनए से डीएनए बनेगा तो वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज लिखा जाए। तो सबसे मेन एंजाइम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पे डिपेंड होके बनेगा क्या? डीएनए कैसे? बाय पॉलीमराइजेशन। तो एंजाइम का नाम रख दिया गया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसको इन शॉर्ट लिखेंगे डीएनए पॉल। ये मेन एंजाइम है, प्रिंसिपल एंजाइम। वो एंजाइम है जो रिएक्शन को मेनली कैटालाइज करता है। इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स बुक में दिए हैं, लेकिन सबसे मेन एंजाइम यही है ना। दिस इज द मेन एंजाइम। ये मेन एंजाइम है, प्रिंसिपल एंजाइम जो डीएनए को यूज करता है ना, दैट यूजेस ए डीएनए टेम्पलेट। जिससे इंफॉर्मेशन कॉपी करेगा वो भी डीएनए ही है। डीएनए टेम्पलेट किस चीज के लिए? तो कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन, क्योंकि डीएनए पॉलीमर था, तो डीएनए का जब स्ट्रैंड बनेगा तो पॉलीमराइजेशन से ही बने। किस चीज का पॉलीमराइजेशन होगा? ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करके एक लॉन्ग पॉलीमर बना देगा। तो ये काम है इसका, डीएनए पॉलीमरेज। फिर दूसरा पॉइंट बुक में दिया है कि ये हाईली एफिशिएंट है, विद ए हाई एफिशिएंसी। हाईली एफिशिएंसी का मतलब ये कि टेक्स वेरी लेस टाइम टू कंप्लीट। अगर डीएनए रेप्लिकेशन में आप देखें तो टाइम बहुत कम लगेगा, है ना। जैसे ई कोलाई की अगर बात करें हम, तो ई कोलाई में रेप्लिकेशन 18 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट।
18 मिनट में डीएनए से डीएनए बन जाएगा, बाकी के 2 मिनट में, जैसे आपने पढ़ा था बाइनरी फिशन, मीसोसोम डिवाइड करके डीएनए अलग होगा और क्रॉस वॉल बन के 1 से 2 बैक्टीरिया बाई बाइनरी फिशन इन 20 मिनट्स हो गए। तो 18 मिनट में पूरा। अब अगर आप देखें तो ई कोलाई में आपने लिखा था नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, 4.2 मिलियन। तो इसका मतलब अगर आप एवरेज स्पीड इसकी निकालो, पॉलीमराइजेशन की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी निकल के आएगी, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए, मतलब एक एंजाइम जो 2000 बेस पेयर को 1 सेकंड में आमने सामने लाके बॉन्ड भी बना के जोड़ के खत्म, ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी लाया और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाए और आगे बढ़ता चला। तो ये हाईली एफिशिएंट एंजाइम है, इस बात को इस चीज से प्रूव करके देख। काम जल्दी जल्दी करने का मतलब ये भी होता है कि गलतियां हो जाएंगी, लेकिन यहाँ नहीं होती, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई म्यूटेशन हुआ तो फिर, है ना, प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको याद हो तो म्यूटेशन जब पढ़ाया था कुछ दिन पहले, तो आपको मैंने एक नाम लिखा था कॉपी एरर म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में कॉपी एरर यही है कि अगर पॉलीमरेज ने कॉपी करते समय कोई गलती कर दी, ए के सामने टी ना लाके कुछ और कर दिया, तो फिर म्यूटेशन हो सकता है ना। तो अगर कोई इसमें मिस्टेक हुई तो आगे म्यूटेशन के चांसेस हो जाएंगे। सो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इफ मिस्टेक happens then it leads to mutation। गलतियां होंगी, हालांकि अभी हम पढ़ेंगे गलतियों को ठीक करने के लिए भी एक एंजाइम होता ही है डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद अगर कोई गलती छूट गई तो फिर इसका मतलब है कि म्यूटेशन हो जाए, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अपने आप। तो ये पॉइंट हो गया। डीएनए पॉलीमरेज की लिमिटेशन है कि वो जब पॉलीमराइजेशन करेगा तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में करेगा, एंड दैट डायरेक्शन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फिक्स है। पॉलीमराइजेशन इज ओनली इन, है ना, ये ओनली फिक्स है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। पॉलीमराइजेशन 3 to 5 ही होगा। क्लियर? हटा दूं? नेक्स्ट पॉइंट क्या है डीएनए पॉलीमरेज के लिए? डीएनए पॉलीमरेज के टाइप भी होते हैं। प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप का है। 3 टाइप्स इन प्रोकैरियोट्स। इनको लिखा जाता है डीएनए पॉल 1 रोमन में, डीएनए पॉल 2 पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। इसमें से जो मेन एंजाइम जो डीएनए में पॉलीमराइजेशन करेगा दैट इज डीएनए पॉल 3। तो ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज 3 इज द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम, जो मेन डॉटर स्ट्रैंड बनाने में, रेप्लिकेट करने में हेल्प करेगा वो ये। बनने के बाद कोई गलती नहीं हुई है, प्रूफ रीडिंग करना, और अगर हुई है तो उस गलती को सही भी करना।
ये काम डीएनए पॉलीमरेज 1 का है। दिस इज कॉल्ड मेजर, मेन है ये, मेजर प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर एंजाइम। ये प्रूफ रीड भी करेगा और रिपेयर भी करेगा, है ना। रिपेयर करने का मतलब है गलत वाले न्यूक्लियोटाइड को काट के निकालना बीच में से, और फिर सही वाले को लाना और दोनों तरफ बॉन्ड बना के उसको जोड़ना, सारा काम ये करेगा। तो प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर, इसको ये करने के लिए, असिस्ट करने के लिए ये आता है, ये माइनर है, प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर एंजाइम। बेसिकली डीएनए पॉल 1 और डीएनए पॉल 3 से ही रेप्लिकेशन पूरा होता है। अब ये तो बुक की बात हो गई। बाई चांस कभी पूछ लिया जाए कि यूकैरियोट में कितने होते हैं, तो एक लाइन अलग से याद कर लीजिए, यूकैरियोट में 5 टाइप्स के होते हैं। फाइव टाइप्स इन यूकैरियोट, बस ये आपकी बुक में नहीं है, अलग से याद। कौन से हैं, क्या काम करते हैं, उनकी जरूरत ही नहीं है, पढ़ने नहीं है यूकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन। आपको जो भी पढ़ना है वो प्रोकैरियोट का ही पढ़। अच्छा, वैसे सोच के देखो, यूकैरियोट में 2 अलग से क्यों चाहिए? अच्छा ये बताओ, यूकैरियोट में, मान लीजिए आपसे प्रोकैरियोट में ही पूछ लिया जाए कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन, तो कहाँ होगा? एक बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा? ये क्वेश्चन आपकी बुक में लिखे नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, ढूंढो कहीं दाएं बाएं मिल जाएगी। मीजोसोम। मीजोसोम में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता बेटा। मीजोसोम में तो डीएनए ही नहीं होता, तो रेप्लिकेट क्यों करेगा? मीजोसोम तो रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, रेस्पिरेशन करता है भाई। जहां डीएनए होगा रेप्लिकेट भी तो वहीं करेगा। अब बताओ, बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा? बैक्टीरिया का डीएनए कहाँ होता है? बोलो, प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर तो मैंने ही पढ़ाया था, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया का डीएनए तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। आपने डायरेक्ट एक अंदर सेल जो भी बनाई थी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, कैप्सूल, स्लाइम लेयर, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर साइटोप्लाज्म, उसी में मेन डीएनए भी है, उसी में प्लाज्मिड भी है। तो कभी अगर आ भी जाए कि बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट्स में कहाँ होगा डीएनए रेप्लिकेशन? बोलो, अगर आ जाए कि यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा, मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। जरूरी नहीं है कि ये पढ़ाया ही जाए आपको लिख के, स्पेशली कि यूकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन इस जगह पे हो। सेल भी आपको पढ़ा के दे दिया गया, अलग चैप्टर, डीएनए रेप्लिकेशन आपके सामने ही पढ़ा है। अब तो सही आंसर दे सकते हो, मैंने आपको बैक्टीरिया बता दिया तो आप ये भी बता ही सकते हो। यूकैरियोट में डीएनए कहाँ मिलेगा? एक सेल में, एक यूकैरियोट। हाँ, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होगा। बस हो गया आंसर। न्यूक्लियस में डीएनए होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियस में ही होगा। तो अगर कहा जाए कि प्रोकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा भी कोई आंसर हो सकता है क्या यूकैरियोट में? आप बताओ। मैं सिर्फ इस चैप्टर को सेल वाले से रिलेट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। सेल आपने पढ़ा है और उनमें, और डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ाऊंगे। न्यूक्लियस के अलावा, बताओ, न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ होता है या नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो बस माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए रेप्लिकेट करेगा, न्यूक्लियस में भी करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी करेगा। और कहीं होता है? अगर प्लांट्स हैं तो क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिक की भी होगा। क्लोरोप्लास्ट। सर प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में। क्लोरोप्लास्ट में भी होगा, क्रोमोप्लास्ट में भी होगा, ल्यूकोप्लास्ट में भी होगा, इसीलिए मैंने प्लास्टिड बोले, क्योंकि प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, उनके पास अपने डीएनए और अपने राइबोसोम होते हैं, तो अपना डीएनए रेप्लिकेशन, अपनी प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर ले। और जो ओवरऑल सेल के लिए होता है वो न्यूक्लियस में। तो यूकैरियोट के लिए डीएनए रेप्लिकेशन की 3 जगह हो गई, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट्स है तो प्लास्टिड्स। और अगर बैक्टीरिया है तो डीएनए रेप्लिकेशन की एक ही जगह है, साइटोप्लाज्म। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ करना तो ना, थोड़ा सा सोच लीजिए मेरे हिसाब से, शायद कि अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन टफ थे, मुझे तो नहीं लगता कि इनमें कोई टफ वाली बात। ऑप्शन देता तो शायद आप बहुत जल्दी समझ जाते कि मैं क्या क्या ऑप्शंस आपको टिक करने हैं। हाँ, लेकिन ये याद रखना है कि सेमी ऑटोनॉमस में भी होता है। अब जैसे मैंने कहा कि 5 टाइप के क्यों हैं, क्योंकि मेन डीएनए का अलग होगा, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का अलग होता है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए का डीएनए पॉलीमरेज अलग होता है, और मेन डीएनए में प्रूफ रीडिंग और रिपेयर करने का अलग होगा। 4 टाइप के तो डीएनए पॉलीमरेज ऐसे ही हो गए कि एक मेन न्यूक्लियस को रेप्लिकेट करने के लिए और एक उसको रिपेयर करने के लिए, एक माइटोकॉन्ड्रिया का और एक क्लोरोप्लास्ट का। एक और बचा, वो कैंसर की सेल्स में एक अलग डीएनए पॉलीमरेज म्यूटेशन की वजह से एक अलग बनता है। 5 अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हमें डिटेल पढ़नी नहीं है। 3 के कंट्रास्ट में 5 हैं, वो याद कर सकते हैं। ये हो गया मेन एंजाइम, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज। इसके अलावा कौन कौन से एंजाइम्स चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन में? अदर एंजाइम्स, हम मशीनरी एंड एंजाइम्स पढ़ रहे हैं, तो इनके अलावा और कौन कौन सी चीजें चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए? तो इसमें एक एंजाइम चाहिए हमें, डीएनए लाइगेज। लाइगेशन मतलब जोड़ना, ऐड करना। तो डीएनए लाइगेज कहाँ चाहिए होता है? फॉर ज्वाइनिंग ऑफ, आगे हम पढ़ेंगे, ओकाजाकी, ये जापानीज हैं जिन्होंने डिस्कवर किया, फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो बाद में देखेंगे। हाँ बेटा, शिवानी बोलो। सेमी ऑटोनॉमस में भी होगा डीएनए? किसमें? सेमी ऑटोनॉमस में सेमी क्लोरोप्लास्ट। ऑटोनॉमस सेमी ऑटोनॉमस में डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो किसी और टाइप का होता है, उसको हम इस नाम से नहीं जानते। एक्स्ट्रा चीजें मतलब जो आपके सिलेबस से बाहर है वो उतनी पढ़नी है जितनी मैं आपको बताऊं, बाकी नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन अलग है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन अलग टॉपिक है, प्लास्टिड्स का डीएनए रेप्लिकेशन अलग तरीके से होता है। न्यूक्लियस का डीएनए रेप्लिकेशन जो आप पढ़ा रहे हो कुछ कुछ वैसा ही होगा, चीजें बदल जाएंगी क्योंकि यूकैरियोट में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोकैरियोट का सब आपको पढ़ना है, वो मैं आपको पूरा पढ़ा ही दूंगा। तो डीएनए लाइगेज फिलहाल अभी हम बात करें तो ये प्रोकैरियोट में जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो अभी देखेंगे। उनको जोड़ने के लिए हमें लाइगेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। अभी केवल हम एंजाइम्स पढ़ रहे हैं, तो उतना याद रखिए। फिर आता है एक डीएनए को अनकॉइल करने के लिए अनवाइंडेज, अनवाइंड करना है। डीएनए हेलिकली कॉइल्ड होता है, राइट हैंडेड मैनर में मुड़ा हुआ है, तो इसको उल्टा घुमाएंगे तो दोनों स्ट्रैंड खुल पाएंगे, तो डीएनए अनवाइंडेज या डीएनए हेलिकेज कहते हैं। ये चाहिए फॉर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। इस एंजाइम की भी जरूरत पड़ेगी। एक चाहिए डीएनए टोपो आइसोमेरेज। ये आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जब शुरू होगा ना, तो पहला गैप बनाने के लिए, फॉर निक क्रिएशन एंड
जब बन जाएगा पूरा डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा तो उसे सील करने के लिए रीसीलिंग, एक गैप बनाना और उसके बाद उस गैप को लास्ट में जाके बंद करना। तो निक क्रिएशन और रीसील करने के लिए डीएनए टोपो आइसोमरेज चाहिए। अब यहाँ डिफरेंस आएगा, ये जो दोनों एंजाइम है ये यूकैरियोट के एंजाइम है, दे आर इन यूकैरियोट। इन दोनों एंजाइम का जो काम है वो बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट में किसी एक से ही हो जाएगा। यहां लिख दे रहा हूं, इन प्रोकैरियोट्स दोनों जो काम है वो एक ही एंजाइम से हो जाएंगे। इन प्रोकैरियोट्स अनवाइंडिंग एंड निक क्रिएशन are completed by same enzyme। और ये क्या है, इसे बोलते हैं डीएनए गाइरेज। तो प्रोकैरियोट में एक से ही काम चल जाएगा, यूकैरियोट में ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। यहां लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में कि ये यूकैरियोट के लिए। यूकैरियोट्स में डीएनए अनवाइंडेज और टोपोआइसोमरेज अलग अलग चाहिए। ये दोनों काम बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट में एक ही से हो जाएंगे एंड दैट इज डीएनए गाइरेज। सर हाँ, सर निक क्रिएशन से क्या मतलब है? निक क्रिएशन का मतलब है बेटा कि जैसे एक रस्सी है, आप कोई भी रस्सी मार्केट से ले आइए तो आपको पता है कि रस्सी में 3 रस्सियां होती हैं जो मुड़ी होती हैं, है ना। कभी देखा है रस्सी मार्केट से जो आती है रोप, वो 3 यस होती सर। हैं। या एक सिंपल एग्जांपल है बट माइंड मत करिएगा। जैसे आप लोग पोनी बनाते हो, चोटी बनाते हो, तो बालों को 3 हिस्से में करके उसे, वो भी एक हेलिकली कॉइल्ड है बट वो ट्रिपल हेलिक्स होता है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा शायद कहीं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ट्रिपल हेलिक्स भी होता है। जैसे डीएनए में डबल हेलिक्स होता है, आप डीएनए में 2 स्ट्रैंड को लेके हेलिक्स बनाते हो, और चोटी बनाते समय आप बालों को 3 टुकड़ों में करके और उसके बाद उसका हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हो, तो वो ट्रिपल हेलिक्स कहलाता है। कौन सी प्रोटीन का ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, पढ़ा है फिजियोलॉजी में? यस सर। किसका होता है? सर एक्टिन मायोसिन। कोलेजन का होता है ना। कोलेजन एक एनिमल प्रोटीन है जो जिसका स्ट्रक्चर ट्रिपल हेलिक्स होता है। 3 पॉलीपेप्टाइड चेन हेलिकली कॉइल्ड हो जाती है तो कोलेजन का ट्रिपल हेलिक्स बन जाता है। अब मान लीजिए कि एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कि एक चोटी बनी बनाई है। अब आपको बाल खोलने हैं लेकिन नीचे से रबर बैंड हटा के नहीं खोलने हैं, आपको बीच में से कहीं खोलने हैं। तो बीच में से कैसे खोलोगे, बाल टूट जाएंगे क्योंकि वो तो गुथ चुकी है, चोटी बना चुकी हो, पूरी एक लंबी सी चोटी बन गई, बट मैं चाहता हूँ आप बीच में से तीनों को अलग अलग करो। तो कैसे करोगे? बहुत संभाल के आप उंगलियों से गैप बनाइए और बीच में एक पेन या कोई भी रिजिड सा स्ट्रक्चर फंसा दीजिए और फिर उस पेन को पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में खींचोगे तो बाल खुलते चले जाएंगे। तो जो आपने पेन बना के एक गैप क्रिएट किया है ना बीच में कहीं, तो दैट इज कॉल्ड निक क्रिएशन। तो जब डीएनए में भी होता है कि 2 हेलिक्स एक साथ गुंथे हुए हैं और पूरा एक मॉलिक्यूल सर्किल के जैसा है या एक बहुत लंबा मॉलिक्यूल है जिसके एंड्स आपको ढूंढने से मिल ही नहीं रहे, तो आपको डीएनए बीच में से खोलना है। तो आप बीच में से कहाँ खोलोगे? तो जिस पॉइंट से आप डीएनए को ओपन करोगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड निक। तो निक क्रिएट करने के लिए भी एक एंजाइम चाहिए एंड दैट एंजाइम इज टोपोआइसोमरेज इन यूकैरियोट, गायरेज इन केस ऑफ फ्रूट। और बाद में इस और पॉइंट को बंद भी करना होगा। रीसील करने का मतलब है इस पॉइंट को बाद में बंद भी करना होगा। डीएनए रेप्लिकेट करने के बाद ये बीच में से खुला था, बीच में से बंद हो जाएगा। आप अभी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमें केवल मशीनरी एंड एंजाइम वाला हेडिंग पूरा करना है, दैट्स व्हाई मैंने उतना ही लिखा हुआ है। इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा हमें चाहिए एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिन्हें हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग एसएसबी प्रोटीन्स, या इनको बोलते हैं हेलिक्स डी स्टेबलाइजिंग
HD, यस, तो आप बोल सकते हो डीएनए से बाइंड करती हैं, तो डीएनए बाइंडिंग, DB प्रोटीन्स। SSB प्रोटीन सबसे कॉमन है, बुक में भी दिया है। इनको हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग या डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, इनकी जरूरत पड़ेगी, है ना। ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से बाइंड करती है, टू बाइंड विद सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। जब डीएनए खुल जाएगा तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाएगा, ये वहां जाके बाइंड कर जाता, सो दैट कि दोबारा जब तक काम पूरा ना हो जाए दोबारा से डबल स्टैंडर्ड ना हो पाए। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। ओके, तो एसएसबी प्रोटीन के बारे में हो गया, है ना। और क्या क्या चाहिए, मतलब हमने एंजाइम्स में मेन एंजाइम पढ़ लिए, अदर एंजाइम्स पढ़ लिए, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन चाहिए मशीनरी में, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हमें क्या चाहिए उस पर आते हैं। इसके अलावा आपको एक और एंजाइम चाहिए जो स्पेशल टाइप का एंजाइम है, प्राइमेज, इसकी जरूरत पड़ेगी। प्राइमेज क्या है? प्राइमेज एक स्पेशल टाइप का पॉलीमरेज है, लेकिन ये आरएनए का बना होता है, सो इट्स ए स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज है लेकिन ये आरएनए का बना हुआ है, जैसे नॉर्मली जो भी है वो यहाँ डीएनए का बना होगा, हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो जो भी चीजें चाहिए वो डीएनए से रिलेट करती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है। ये क्यों चाहिए? दिस इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए का एक प्राइमर चाहिए। प्राइमर क्या होता है? जो जहां से स्टार्ट होता होगा काम, तो डीएनए रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आरएनए का प्राइमर आके जुड़, अभी हम मैकेनिज्म को भी समझेंगे, तो मैकेनिज्म में आपको ये चीजें समझ में, तो हमें एक आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, है ना, उस प्रोसेस को शुरू करने के लिए। अब आरएनए प्राइमर, आरएनए है तो डीएनए पॉलीमरेज से तो आरएनए बना नहीं दोगे, आरएनए प्राइमर बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, तो वो आरएनए पॉलीमरेज का नाम क्या है? प्राइमेज एंजाइम है, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो जितने भी एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स हमें चाहिए वो हमने डिस्कस कर लिए। मेन एंजाइम हो गया, अदर एंजाइम्स हो गए, एसएसबी प्रोटीन हो गया, प्राइमेज हो गया। अब बात आती है कि डीएनए रेप्लिकेशन शुरू कहाँ से करोगे। किसी भी काम को शुरू करने की एक जगह भी तो होती है कि अगर प्रोसेस को स्टार्ट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करें। डीएनए बहुत बड़ा है, बैक्टीरिया का डीएनए भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, पूरा एक सर्किल है डीएनए। अब उसमें वो स्टार्ट कहाँ से होगा? तो स्टार्ट होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसे ओरी साइट कहते हैं, कैपिटल ओ स्मॉल आर आई, ओरी साइट। इट्स डेफिनेट, ए फिक्स या डेफिनेट ही लिख लीजिए, ए डेफिनेट रीजन, जगह है ये, फ्रॉम वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, जहां से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा वो ओरी साइट कहलाती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। अब यहाँ भी डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस क्या है कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का डिफरेंस है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें
प्रोकैरियोट्स प्लस वायरस, वायरस में भी देयर इज वन ओरी साइट, पूरे जीनोम में एक ही जगह ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बट अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो वहां पे मैनी, क्योंकि यूकैरियोट का डीएनए बहुत बड़ा है तो इसका मतलब वहां पे ज्यादा होती है, मैनी ओरी साइट्स होती है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट्स बहुत सारी। यहाँ से एक क्वेश्चन कभी बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन से आया था, कुछ यहाँ का और कुछ वहां का मिला के, कि आपने बायोटेक पढ़ लिया होगा अब तक जूलॉजी में। जितनी मेरी नॉलेज है जूलॉजी का सिलेबस खत्म होने वाला है आपका शायद, तो बायोटेक भी ऑफ कोर्स आप पढ़ चुके हो। तो वहां पे मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप जो भी आपका आइसोलेटेड डीएनए होता है, मतलब जो डीएनए आप किसी में इंसर्ट करना चाहते हो, जो आपका डिजायर डीएनए है, तो डिजायर डीएनए को आप जो है वो डायरेक्टली भी तो इकोलाई में डाल सकते थे। जैसे आपने इंसुलिन का पढ़ा है, तो इंसुलिन का जीन अगर हम डायरेक्टली इकोलाई में डाल दें तो भी तो इंसुलिन बन जाएगा ना। उस इंसुलिन के जीन को आप वेक्टर में क्यों डालते हैं? आपको एक प्लाज्मिड की जरूरत क्यों पड़ी वहां पे? आपने पढ़ा होगा कि हम प्लाज्मिड के अंदर वो जीन डालते हैं जिस जीन के प्रोडक्ट की हमें जरूरत। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको कि आपके पास एक सिंथेटिक जीन है, आपने ए और बी पेप्टाइड ए जोड़ के आपने मान लीजिए इंसुलिन का एक आर्टिफिशियल जीन बना दिया। तो क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन के जीन को डायरेक्टली आप इकोलाई में डाल देते हैं, आपको इंसुलिन के जीन को प्लाज्मिड में डाल के फिर इकोलाई में डालने की जरूरत। बताओ। सर मल्टीप्लाई करने के लिए। मल्टीप्लाई तो वैसे ही कर जाएगा डीएनए। डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए कोई प्लाज्मिड की जरूरत होना है क्या है? वेक्टर का रोल क्या होता है बेसिकली? अगर कहा जाए कि बायोटेक में आप वेक्टर आपको चाहिए, डिजायर्ड जीन को मल्टीप्लाई करने के लिए वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर क्यों चाहिए? ऐसा वेक्टर में क्या है या ऐसा डिजायर्ड जीन में क्या नहीं है जिसकी वजह से आपको वेक्टर की जरूरत पड़ती है? सर वेक्टर डबल स्टैंडर्ड होता है और जो इक्वलाई होता है उसमें डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ऐसा तो कहीं नहीं है, इकोलाई में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। किसने पढ़ा है इकोलाई में सिंगल स्टैंडर्ड होता है? तो प्रोकैरियोट में। तो कैरियोट में डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड ही होता है। कब आपको मैंने पढ़ाया बैक्टीरिया में कि डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है? मैं कभी नहीं पढ़ाया। प्लाज्मिड की जरूरत इसलिए है, ये आपके सामने लिखा है, क्योंकि प्लाज्मिड के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट है। जो डिजायर्ड जीन आपका होता है उसमें कोई ओरी साइट नहीं होती। अगर ओरी साइट नहीं होगी तो वो रेप्लिकेट कर तो लेगा, लेकिन शुरू कहां से करेगा उसे यही नहीं पता। जब शुरू ही नहीं हो पाएगा तो खत्म कैसे होगा? प्लाज्मिड की जरूरत केवल एक है कि प्लाज्मिड के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। आपने PBR322 का डायग्राम पढ़ा होगा इकोलाई की, वो आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, उसमें ओरी साइट लिखा हुआ भी, ORI लिखा हुआ, और उस ओरी साइट के राइट साइड में यूजुअली आप डीएनए को इंसर्ट करते हो। तो क्योंकि प्लाज्मिड के पास ओरी साइट है, यानी प्लाज्मिड खुद अपने आप रेप्लिकेट करेगा ही यूजिंग दिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। और जब प्लाज्मिड ओरी साइट से रेप्लिकेट करना शुरू करेगा तो बीच में आपने डीएनए अपना डाल दिया तो वो भी रेप्लिकेट कर जाएगा। वो तो बहने के साथ वाली बात है कि प्लाज्मिड तो रेप्लिकेट कर ही रहा है इकोलाई में, बस प्लाज्मिड के अंदर आपने अपना जीन इसलिए डाला क्योंकि आपके अपने जीन के पास कोई ओरी साइट नहीं थी। अगर आपके अपने जीन के पास ओरी साइट होती तो प्लाज्मिड की कोई जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो वो खुद भी रेप्लिकेट कर देता। फैक्टर की जरूरत केवल इसलिए पड़ती है क्योंकि फैक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है। दैट इज द ओनली यूज ऑफ फैक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा फैक्टर का कोई काम नहीं। इसके अलावा आप जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के जीन को लेके चेंजेस करते हो, दोज आर ऑप्शनल, कि आपको जो है वो एक काइमेरिक डीएनए लेना है या नहीं लेना है, दैट इज ऑल डिफरेंट थिंग्स। फैक्टर का प्राइम रोल क्या है? इट हैज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर ये नहीं होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन शुरू ही नहीं होगा। पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन करता है,
बाकी एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में बीच बीच में कहीं ना कहीं चाहिए, पर सबसे पहली बात तो ये आ रही है कि पूरे डीएनए को रेप्लिकेट करने में शुरुआत कहाँ से करनी। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नहीं मिलेगा तो फिर रेप्लिकेशन शुरू ही नहीं होगा तो खत्म कैसे होगा। सो दैट इज द मेन रीजन कि हमें वेक्टर की जरूरत या प्लाज्मिड की जरूरत पड़ती है डिजायर्ड जीन को मल्टीप्लाई और उसको एक्सप्रेस कराने की। ये रीजन है ना, इसीलिए यही क्वेश्चन पूछा। इसके अलावा और क्या चाहिए आपको। डीएनए से डीएनए बनाना है तो नए डीएनए पे आपको नाइट्रोजनस बेस चाहिए होंगे जिनको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जोड़ के आप नया डीएनए का स्ट्रैंड बना, तो आपको बेसिकली मोनोमर्स की जरूरत पड़ेगी। डीएनए एक पॉलीमर है तो डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए हमें मोनोमर्स चाहिए। मोनोमर क्या हो गए हमारे हमारे हो गए मोनोमर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहीं पे आपकी बुक में लिखा है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड लिखो या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट लिख लो। एग्जैक्टली द प्लेस जहाँ पे न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट और न्यूक्लियोटाइड एक ही बात है। न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट जोड़ते हो तो न्यूक्लियोटाइड बने, तो आपको इन चारों की जरूरत पड़ेगी। बुक में लिखा है कि ये डुअल पर्पस के कंपाउंड है, दो काम करते हैं। एक काम तो इनका यही है कि ये मोनोमर का काम करते हैं, है ना, सबस्ट्रेट का काम करेंगे जिन पे एंजाइम रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो एटीजीसी पे रिएक्ट करके इनके बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के डीएनए की चेन बनेगी। तो पहला काम तो यही हो गया कि दे एक्ट एज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मींस मोनोमर। और दूसरा काम ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। डीएनए रेप्लिकेशन में एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी। इनमें जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है ना, वो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होता है। जैसे एटीपी में आपको पता है कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में लास्ट के जो 2 फॉस्फेट्स हैं वो एनर्जी देने का काम करते हैं। तो इनमें भी फॉस्फेट्स है, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटी। तो इस हिसाब से ये क्या बन जाएंगे, एनर्जी के मॉलिक्यूल भी बन जाएंगे। सो दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। और कौन कौन से मोनोमर होते हैं, 4। अब यहाँ पे स्मॉल डी लिखा गया है क्योंकि ये डीऑक्सी है। डी एटीपी, एटीपी मत लिख दीजिएगा, डीएनए का मोनोमर का है और आप एटीपी कर दो। आपको क्वेश्चन मैंने कल कराई दिया था कि एटीपी किसका है मोनोमर, आरएनए का, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, डी एटीपी, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे डी जीटीपी, डी सीटीपी और डी टीटीपी। डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटोसिन, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये चाहिए जो एनर्जी का काम। जैसा आपने सेमी कंजर्वेटिव मोड में पढ़ा कि एक पैरेंट पे एक नया बनता है, तो जो टेम्पलेट है वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हो गए। एक पैरेंट पे एक नया, यानी एक डीएनए टेम्पलेट पे एक नया बन जाएगा, दूसरे डीएनए टेम्पलेट पे दूसरा नया बन जाएगा। तो हमें टेम्पलेट्स चाहिए जिसकी इंफॉर्मेशन को यूज करना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। और टेम्पलेट स्ट्रैंड दोनों है, तो यहाँ पे आप लिखोगे बोथ पैरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स works as template DNA।
दोनों पैरेंटल जो है वो टेम्पलेट डीएनए का काम, इसीलिए 2 से 4 बने, या एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बने जिसमें आधा पैरेंटल है और आधा नहीं, सेमी कंजर्वेटिव जो आपने पढ़ा। और एक नाम आपकी बुक में और मिलेगा आपको लास्ट, रेप्लिकेशन फॉर्क। एक रेप्लिकेशन फॉर्क की भी जरूरत पड़ी। बस यहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरी क्लास की यही, बाकी के 5-7 मिनट किसी अगली क्लास में पूरा। सर मैं आपको, अब अभी तक आपने सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली, मशीनरी और एंजाइम। हालांकि एनसीईआरटी ने मैकेनिज्म करके कोई अलग से पैराग्राफ नहीं दिया है, उन्होंने मशीनरी और एंजाइम में ही समझा दिया कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे। पर फिर भी मैं आपको एक लेआउट बना के समझा दूंगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन सीरीज वाइज क्या होगा, पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा वो सब एनसीईआरटी में किया, सारे वर्ड्स एनसीईआरटी के, सारी लैंग्वेज भी एनसीईआरटी से। इसके आगे कल तो सर हम अगली क्लास में ट्रांसक्रिप्शन से पढ़ेंगे। फिर से बोलो बेटा। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगली क्लास से हम ट्रांसक्रिप्शन से पढ़ेंगे। नहीं, अभी तो आप डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म पढ़ोगे, फिर उसके बाद एक टॉपिक आएगा जो आपकी बुक में एज सच अलग से नहीं दिया हुआ है, बट उसे डिस्कस करेंगे, मुझे उसके 1-2 वर्ड आपको सिखाने हैं। फिर ट्रांसक्रिप्शन है, आपको एक डीएनए रेप्लिकेशन के ओके मैकेनिज्म सर। समझा दूंगा एक बार फिर से। डायग्राम बना के जो आपकी बुक में रेप्लिकेशन फॉर्क का बना हुआ है, इसको थोड़ा सा एलॉबरेट करके, तो आपको अभी तक आपने जो चीजें लिखी वो समझ में आ जाएंगी। फिर एक टॉपिक आएगा जीन्स एंड एंजाइम, उसका कोई पैराग्राफ दिया है बुक में, कोई हेडिंग अलग से नहीं दी है, उसमें जो 1-2 चीजें काम की हैं उनको देखेंगे। देन ट्रांसक्रिप्शन, फिर वही वापस एनसीईआरटी के हिसाब से ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, सब वैसे। सर हाँ बेटा। सर एक क्वेश्चन है पेडिग्री से रिलेटेड। बेटा आज नहीं, एक्चुअली मेरी क्लास है और फिर मुझे बीच में एक काम निपटाना है। तो पेडिग्री वाला क्वेश्चन शायद आप ग्रुप में आपने किसी ने शेयर भी किया था, बट वही एक मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा बिजी था। मैं कल वाली सर क्लास नहीं, में करा दूंगा। सर सॉल्व नहीं करना, बस मुझे कुछ पूछना है। बोलो, पूछो, फिर जल्दी पूछो। सर रिसेसिव और डोमिनेंट का आपने बताया था कि हर जनरेशन में अगर डिफेक्ट शो हो रहा है तो वो डोमिनेंट होगा, करेक्ट है? हाँ कुछ ऐसा था, आ गया मैसेज। तो सर उस कैटेगरी में हर जनरेशन में डिफेक्ट शो हो रहा है तो वो डोमिनेंट क्यों नहीं हुआ? बेटा फिर वो उसे पूरा एग्जैक्टली आपको डाउट किस चीज पे लग रहा है? सर मुझे डाउट ये है, मुझे पता है वो रिसेसिव है, डोमिनेंट करने पर हो भी नहीं रहा हो, लेकिन आपने ये बताया था ना कि अगर डिफेक्ट हर जनरेशन में शो होगा तो वो मतलब वो करेक्टर हर जनरेशन में जा रहा है, तो वो डोमिनेंट ही करेक्टर होगा जो हर जनरेशन में जाएगा। हाँ, डोमिनेंट तो करेक्टर हर वो जगह। डोमिनेंट क्यों नहीं है? अब मैं आपको कल एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, है ना, तब वो बात समझ में आएगी, क्योंकि ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। मैं कल एग्जाम्पल के साथ आपको सेम क्वेश्चन आप रखिए, मैं कल की क्लास में इसको डिस्कस करता हूँ। आप मुझे कल तक का टाइम दो, या फिर मैं आपको, आप मुझे वो क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं इसका सोल्यूशन लिख के आपको फिर एक फोटो खींच के भेज दूंगा, तो आपको समझ में। ठीक है, चलो, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। Thank you, sir.